मुसलमान जान गए हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की हितैषी है। अभी हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, मुस्लिम दलित संवाद। जो विकास हुआ, हमारे कार्यक्रमों को नाम बदल करके इन्होंने उसको चलाया। कोई इनकी कार्यक्रम हुई नहीं, कोई इनकी नीति हुई। राम और रहीम को छोड़ दीजिए और इधर हिंदू मुस्लिम हटा दीजिए, ये हमसे मुकाबला कल हम विकास के हैं, ये विनाश के हैं। और अगर मणिपुर में आज इंसानों का कत्लेआम हुआ, अगर 100 ठो गाय मरी होती तो पूरा आरएसएस का टीम वहां पहले पहुंच गया होता है। ये मैं कहना चाहता हूं कि उनकी नीयत को समझिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। पुरुषोत्तम दास चौधरी ये नाम है कांग्रेस के उन गिने चुने दिग्गज नेताओं के जो 1977 के चुनाव में भी, जबकि इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस का टाइटनिक अस्तित्व डावाडोल हो रहा था, हिचकोले खा रहा था, तब भी जीत गए थे। अपना व्यक्तिगत रसूख, अपनी सियासत, अपनी सेवा और शायद ये सब चीजें कभी कभी पार्टी से भी बुलंद कद्दावर कद पैदा कर लेती हैं, जिनकी वजह से पार्टी अहमियत नहीं रखती, व्यक्ति की शख्सियत उभर कर सामने आ जाती है। 1974 में पुरुषोत्तम दास चौधरी के घर पर इंदिरा गांधी खुद गई थी मुलाकात करने के लिए। उन्हीं के चश्म चिराग और उन्हीं की सियासत वाली विरासत के वर्तमान ध्वजवाहक भगवती प्रसाद चौधरी, उन्हीं के बेटे, जो पीछे जौनपुर से विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस के, 2 बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन में उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में एआईसीसी के सम्मानित सदस्य भी हैं। मैं उनसे मिला, उनके सहयोगी जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सेल में उपाध्यक्ष हैं इश्तियाक अंसारी साहब, और कांग्रेस के कर्मठ समर्थक विनय दुबे जी। 3 शख्सियतों से आज दिल्ली में मुलाकात हुई। मुस्लिम वोट क्यों छिटक गए, क्यों नहीं आपके साथ में आई इतनी बड़ी तादाद? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में 89 के बाद खेमों में बट गया और ख़ास तौर से मुलायम सिंह यादव ने हमारे एक रामपुर के बहुत ही वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके जरिए मुसलमानों के वोट में सेंध लगाया। लेकिन अब मुसलमान जान गए हैं कि जब आजम खां जो उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे, जब उनके बारे में मुलायम सिंह सपा ने नहीं बोला है, तो मुसलमान जान गए हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की हितैषी है। अभी हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, मुस्लिम दलित संवाद, जो पूरे उत्तर प्रदेश में गाँव के बीच में जाकर हम लोग उनसे ये कह रहे हैं कि जब दलित और मुस्लिम साथ थे तो हम लोग 42% थे और हम लोग केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाते थे। अब आप लोग एक बार फिर साथ आइए ताकि जो कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जो हमेशा नफरत की दुकान को आगे बढ़ा रही है, उन नफरत की दुकान को बंद करके राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाया जाए। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ में मेन जवाब से मुझे भी भटकाया और खुद भी बड़ी खूबसूरती के साथ में आजम खान को लेके चले आए। मैं फिर आपको ले जाके 1992 में खड़ा करता हूँ। 6 दिसंबर को एक बड़ी घटना हुई, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। महसूस नहीं करते कि मुसलमानों की भावनाओं को कहीं न कहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता केंद्र में बैठे हुए थे, उनके कहीं इस दोहरे चरित्र की वजह से मुस्लिम वोट आपके खाते से खिसक गए? इसमें 2 बातें ये है कि कांग्रेस ने जितना मुसलमानों के साथ दिया, कई राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री दिए, लेकिन चूंकि कुछ मुस्लिम समाज में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद कांग्रेस के प्रति झुकाव कम हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमी को देखते हुए उनसे माफ़ीनामा मांगा और
फिर से मुसलमानों को लौटने के लिए आग्रह किया। तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उसके केंद्र के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, और मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए अब वो लोग भी जान गए हैं कि कांग्रेस के अलावा हमारा कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि प्रदेश के सरकार से कानून नहीं बनता। अब मुस्लिम जागरूक हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे उच्च पदों पे मुसलमानों का सम्मान बढ़ाया। इसलिए कांग्रेस के लिए अब मुसलमान की निगाहें सिर्फ कांग्रेस की तरफ है। 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। पूरा उम्मीद है आपको कि आपका जो ग्रास रूट वर्क हो रहा है, जो यात्रा चल रही है, और दूसरी चीज है कर्नाटक के जीत ने काफी ज्यादा बूस्ट भी कर रखा है आप लोगों को जोश में, तो अगले साल 2024 के आम चुनाव में मोहब्बत की दुकानें खुल जाएंगी? क्या केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन संभव है? बिल्कुल संभव है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े दिल से कहा है कि हमें ये देखना है कि देश से सांप्रदायिक ताकतों को हटाना है, तो हमें सबके साथ मिलकर सरकार बनाना है। चाहे सीटें कम मिले हमको, जहां जो जैसे हैं उससे सीटों का तालमेल करके केंद्र में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। 24 में इंडिया की पार्टी को बहुमत लाना है। सत्ता परिवर्तन की कितनी संभावनाओं की पदचाप आप सुन रहे हैं? हमारे संविधान का मूल स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता, ये बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि 14 के बाद पहले धर्म नहीं था, तब भी धर्म था। लोग पूजा पाठ करते थे, इबादत करते थे, अर्चना करते थे, उपासना करते थे, वंदना करते थे, लेकिन सरकारी खर्च पे नहीं करते थे। ये आस्था की बात थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन का संचालन गीता कर सकता है, कुरान कर सकता है, बाइबिल कर सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन का, राष्ट्रीय जीवन का संचालन, देश का संचालन हमारा संविधान करता है। और हमें संविधान को श्रद्धा के साथ नमन करना चाहिए। तो मोदी जी पूरा नमन कर रहे हैं संविधान के हिसाब से, तो संविधान सर्वोपरि का नारा भी दे रहे हैं। सारा देश देख रहा है कि उनके कथनी करनी में कितना अंतर है। जब दुनिया के दूसरे देश में जाएंगे तो गांधी की उपासना करेंगे, और जब अपने देश में आएंगे तो गांधी के हत्यारे की, गोडसे की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, दिखाएंगे लोगों को। जबकि उन्हें पता नहीं कि ये याद है कि नहीं है कि दुनिया का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां गांधी जी का कब्जा न हो। गांधी जी के सिद्धांतों का, विचारों का, उनके असूल का, उनके आदर्श का। आप गांधी को मार सकते हो, गांधी की विचारधारा को नहीं मार सकते। आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं है, देश विश्वगुरु बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। जैसे किसी पिक्चर की लाइन थी ना कि आज जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। विकास की तमन्ना है और विनाश का इरादा है। चलिए, मोहब्बत की दुकान, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव में पक्ष विपक्ष का दावा चलता रहा, लेकिन मोहब्बत की दुकान खुल गई। मोहब्बत की दुकान की बात करना चाहता हूँ। अगले साल क्या उम्मीद है कि मोहब्बत की ये दुकानें और भी कई जगह खोली है? देखिए, जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होगी, वहां लोग अपने मताधिकार का बुद्धि विवेक से प्रयोग करेंगे। हम भी जय बजरंगबली बोल सकते हैं, हम भी जय दुर्गा बोल सकते हैं, हम भी जय भी काली बोल सकते हैं, लेकिन मताधिकार का प्रयोग हम अपने को देखेंगे। हम किसके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, हमारा भविष्य कहाँ सुनिश्चित है। ये तो आप वोटरों पर मतलब ही इल्जाम लगा रहे हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो जिता रहे हैं। आप ये अभी तक यही हुआ। जब कर्नाटक में जब लोग बोलते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री सब मंचों से जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, बजरंगबली थे, बजरंगबली हैं, बजरंगबली रहेंगे, उसके बावजूद उनको वोट नहीं मिला। ये लोगों के साक्षरता का परिणाम है। चलिए, प्रदेश में कांग्रेस का वनवास कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया।
जन जागरण में कमी है आपके पार्टी की, या पार्टी की कुछ नीतियां इसमें आड़े आ रही हैं? क्यों वहां की सूबाई पार्टियों को लोग तरजीह दे देते हैं चुनाव में, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी को, इतनी कद्दावर पार्टी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपने वनवास की बात की। रामचंद्र जी जब तक अयोध्या में थे, राजा नहीं थे, राजा थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुए। वनवास काट के आए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। उनकी लोकप्रियता तब बढ़ी, उनकी उपयोगिता तब बढ़ी, उनकी चर्चा इस वजह से होती है। तो वनवास तो हम मान के चलते हैं कि कांग्रेस के हित में है, कि कम से कम लोगों को समझने का, परखने का, जो हकीकत क्या है और हमें दिखाया क्या जाता है, उसमें अंतर आएगा। इतने दिन तक हम वनवास में थे तो लोग हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन ये बेशर्म सरकार अब भी वही बात कहती है जो नहीं कहना चाहिए उसको। कल कोई मरा था तो इसलिए नहीं जरूरी कि आज भी मरेगा। कल कोई मरा था, किसकी गलती से मरा, इलाज हुआ नहीं हुआ, आज वो विषय नहीं है। आज नहीं मरना चाहिए, ये ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, आखिरी चलते चलते आप देश के युवा वर्ग के वोटरों को 2024 के आम चुनाव की आहट के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं, बिल्कुल संक्षेप में? देखिए, हम तो उनको ये उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा समय तो बीत गया, अब ज्यादा समय नहीं है। उनका भविष्य अभी है, उनको आगे आगे बढ़ना है, उनको अपने पीढ़ी को लेके चलना है। उनको अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। और जो कहते हैं ना कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, आज देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं जिनमें 10 साल से टकराव बराबर बना रहा है। इस टकराव से विकास कितना बाहर आ रहा है, विनाश कितना आ रहा है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। और वो दो विचारधाराएं हैं, गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा। क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आज देश की 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है और जिस प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस पावर में आती थी, उससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि वोटर की तादाद 2014 में जाहिर सी बात है ज्यादा थी जी, वही जनता मोदी जी को लेकर आई। तो इस परिवर्तन के लिए आप क्या कांग्रेस को शाबाशी देंगे, या कांग्रेस में कुछ खामियां नजर आती हैं आपको? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इसको। मैंने पहले भी कहा कि मोदी 14 की बात, न कोई इनकी नीति न इनकी नीयत ठीक थी, इनका कोई कार्यक्रम नहीं था। केवल एक सूत्री कार्यक्रम था कि जनता को गुमराह करके ही कांग्रेस को परास्त किया जा सकता। इन 4 साल पहले 2019 के चुनाव में जी। भी जनता ने क्यों इतने प्रचंड बहुमत से जीत लिया इनको? अब पहली बार तो उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन और इसकी बात किया, उससे नाकाम हो गए, कोई नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने राम की बात करना, जय श्री राम की बात करना और हिंदू मुस्लिम की, ये दोनों चीज हटा दीजिए, ये कांग्रेस का मुकाबला कर ही नहीं सकते। जनता उस पर आ गई। आने वाले 2024 के इलेक्शन में उनके पास में क्या मुद्दे हैं और आपके पास क्या मुद्दे होंगे? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जिस तरीके से जनवरी 2024 में जी, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो राम मंदिर का उद्घाटन करे, जनता जान चुकी है। राम तो सबके हैं, एक आदर्श राम तो सबके हैं, सब पूजा करते हैं। और कांग्रेस को किसी वक्त में कहा जाता है कि ब्राह्मणों की पार्टी थी, ब्राह्मण उधर से इधर क्यों चले आए? अब देखिए, कांग्रेस कभी जातिवादी नहीं, बोले धर्म की बात करती थी ना, जाति की बात, वो देश की धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर आंदोलन, हमेशा धर्म मजबूत करने की बात करती। जहां तक ब्राह्मण का सवाल है कि 24 में ब्राह्मण भी आ रहा है, दलित भी जुड़ रहा है, और सारे जो विपक्ष के लोग हैं आज राहुल को नेता मानने को तैयार हो गए। कांग्रेस